डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज किसान प्रश्न मंच का कारवां हरियाणा पहुंचा है और इस वक्त हमारी मौजूदगी गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान करनाल में है। तमाम किसान इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ तमाम साइंटिस्ट इस वक्त इस मंच पर मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे विशेषज्ञों का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह छोकर, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल। मेरा नाम रतन तिवारी है, मैं निदेशक हूँ भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान का। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं प्रधान वैज्ञानिक हूँ कृषि विस्तार में। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष गिल है, मैं यहाँ पे प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ पोषण प्रबंधन गेहूं में। और हमारे साथ इस मंच पर, किसान प्रश्न मंच पर, जो लगातार हमारे किसानों को इजाजत देता है जवाब देने की, उनके साथ हम इस मंच पर मौजूद हैं। अपना भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो आज इस मंच पर, इस खास मौके पर, राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर हम आपसे पूछेंगे सवाल, जो देंगे जवाब वो बनेगा किसान कप का हकदार। तो इसलिए करते हैं शुरुआत बिना देरी किए और सवाल होंगे गेहूं से जुड़े हुए, क्योंकि गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान में हम मौजूद हैं। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं और पूछते हैं आपसे सवाल। अगर देते हैं सही जवाब तो किसान कप का हकदार बनाएंगे हमारे विशेषज्ञ जो इस वक्त हमारे मंच पर मौजूद हैं। तो बिना देरी किए सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछते हैं, देश में वर्तमान में गेहूं की बिजाई की स्थिति कैसी है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यही है कि देश में वर्तमान में गेहूं की बिजाई की स्थिति कैसी है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कैसी है स्थिति बिजाई की गेहूं की। तो देखिए, हाथ उठने लगे हैं उधर से बुजुर्गों के, और इसलिए इन किसानों से हम पूछ लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या है इनका उत्तर। तो देखिए, यहां से शुरुआत करते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए। मेरा नाम जगवीर सिंह संधू है, यहीं करनाल से हूँ, गेहूँ और गन्ना उत्पादक हूँ। लास्ट ईयर से इंक्रीज है अपना टारगेट है जो गेहूँ का, उससे, और अभी 90-95% कंप्लीट है। अभी लेट वैरायटी अभी सोइंग हो रही है गन्ने वाले में मोस्टली, तो अच्छा रहेगा अब की बार उत्पादन। भारत सरकार के टारगेट से मेरा अनुमान है कि लास्ट ईयर से ज़्यादा आएगा। मौसम भी अनुकूल कितना ज़्यादा आएगा जरा बताइए। 5 लाख है, जैसे एरिया बढ़ा 5। और भी एक हाथ यहाँ से उठा था, एक बुजुर्ग किसान हैं जो सम्मानित हुए हैं यहाँ, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलील है जी। जी खलील साहब। हाँ जी, मुझे तो 5.5 लाख की उम्मीद है जी। 5.5 लाख की उम्मीद है। जी जी ठीक है, बैठिए खलील साहब। तो और भी कोई है तो उठाए हाथ और बताए कि उसके पास क्या है उत्तर, क्योंकि अगर उत्तर वो सही दे पाएंगे तो यहाँ बनेंगे किसान कप के हकदार। आइए खड़े हो जाइए। एक और किसान। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश शामली से रहने वाला हूँ, हल्दीराम के नाम से जाना जाता हूँ। गेहूं के बारे में ईंट से तंग आकर गन्ना फैक्ट्री पेमेंट नहीं दे रही, तो मेरे यहाँ एरिया में शामली मिल अभी चालू हुआ। ज़्यादातर गेहूं बोए गए, गन्ने में बो रहे धान लगा रहे ज़्यादातर। तो पिछले साल से कम 20% ज़्यादा गेहूं की पैदावार रहेगी अब के यहाँ। आपके चेहरे पे जो तेज है हल्दी का ये असर है, इसलिए हाँ, हल्दी का असर है जी। बैठिए। और भी कोई किसान अगर चाहे तो बता सकता है, कोई महिला किसान जो बताना चाहे कि कैसी स्थिति है बिजाई की गेहूं की, तो हाथ उठा सकती है और बता सकती है कि क्या उनके पास जवाब है। आइए आपसे पूछते हैं, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है और मैं उत्तराखंड देहरादून से आई हूँ। देश में बिजाई की स्थिति अभी बहुत पहले से बहुत बेटर हुई है सर। देश में बिजाई की स्थिति गेहूं की पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है सर। पहले हम जो पुराने जो हल से चलाते थे वो आज ट्रैक्टरों में बदल चुके हैं और मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा बेटर स्थिति हो गई है। तो नई तकनीक की तरफ हमारे किसान बढ़ रहे हैं। इससे हमारी पैदावार भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो देखिए, बहुत ज्यादा स्थिति सुधरी है, ये नीलम कह रही हैं जो हमारी किसान है। और भी कोई किसान, देखिए एक आगे किसान है जो लगातार हाथ उठा रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए। सर, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार नैन है, मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत से बिलोंग करता हूँ। सर, हमारा जो अब की बार है कि शायद 75%
75% बिजाई अब की बार गेहूं की होगी, जिसमें कि 50% हो चुकी है और बाकी की 25% अभी काफ़ी समय बचा हुआ है। और जनवरी तक भी हमारे जो है किसान गेहूं बोते हैं, तो मेरा अनुमान है कि 75% बिजाई ज़रूर हो जाएगी अब की बार। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, ये विजेंदर जी हैं जो जवाब दे रहे थे। एक और किसान जो जवाब देना चाहते हैं उनसे भी जान लेते हैं उनके मन में क्या है। जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार, पानीपत से हूँ। टारगेट तो माननीय निदेशक और भारत सरकार का 16 लाख मीट्रिक टन का है। बिजाई अपनी 85-90% हो चुकी है, स्थिति अच्छी है। मेरा अनुमान है कि अपन 16 लाख मीट्रिक टन तो नहीं, शायद 15 लाख के टन मीट्रिक टन के आसपास पहुंच जाएंगे। तो देखिए, अब हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास। विशेषज्ञों से जान लेते हैं क्या है इसका सही उत्तर और कौन होगा किसान कप का हकदार, ये भी वो तय करेंगे। तो किसान भाइयों, अभी तक जो हमारे पास आंकड़े आए हैं पिछले हफ्ते के सरकारी आंकड़े, उसके हिसाब से करीब 293 लाख हेक्टेयर एरिया में बिजाई हो चुकी है, जो पिछले साल इसी वक्त करीब 284 थी। तो करीब 9 लाख हेक्टेयर एरिया में ज़्यादा बिजाई हो चुकी है इस वक्त। और पिछले बार आखिरी आंकड़े जो आए थे वो आए थे 318 लाख हेक्टेयर के, जो इस साल ऐसा अनुमान है कि उसको क्रॉस करेगा और 320 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा तो अवश्य ही होगा इस बार गेहूं का बिजाई का आंकड़ा। तो किसको दिया जाए किसान कप, जरा घोषणा भी कर दीजिए। मेरे ख्याल से जिन्होंने 75% से ज़्यादा बताया ओवरऑल, लेकिन किसी एक को देना है, एक को चिन्हित करना है, तो आप जरा नाम उनका बुला दीजिए और आमंत्रित कर दीजिए उनको। देखिए, जैसे ये उत्तर प्रदेश से हैं तो इन्होंने सही बताया, उस एरिया में थोड़ा लेट सोन भी रहता है, तो इनके आंकड़े भी सही हैं। और ऐसे हमारे संधू साहब ने 90% जो बताया, सही बताया, किसने गलत, ये आपको तय करना है सर। तो मैं संधू साहब को दूंगा क्योंकि ओवरऑल तो वो ज़्यादा करेक्ट है। संधू साहब, आइए जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। शुरुआत भी इनसे ही हुई थी और इन्होंने सही जवाब दिया हमारे विशेषज्ञों के अकॉर्डिंग, इसलिए इनको किसान कप से नवाजा जाता है। आइए जरा आप इधर आ जाइए, आपको सम्मान दिया जाता है जोरदार तालियों के साथ। एक बार तालियां जोर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार बन गए हैं हमारे किसान। और भी किसान बन सकते हैं किसान कप के हकदार, अगर वो चाहें तो, अगर वो जाने तो, और अगर वो जवाब देना चाहें तो इसलिए हम बिना देरी किए एक और सवाल आपसे लेते हैं। और अगर सवाल का जवाब आप सही दे पाते तो आपको पता है कि यहां बुलाकर आपको सम्मानित किया जाएगा हमारे विशेषज्ञों की तरफ से। इसलिए बिना देरी किए सुनिए सवाल और दीजिए जवाब। गेहूं में कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है? ये देखिए, बहुत आसान से प्रश्न है जो आप लोग सब जानते हैं, इसलिए हाथ महिलाओं के पहले उठे हैं तो पीछे से शुरुआत कर लेते हैं और महिलाओं से जान लेते हैं, क्योंकि हमेशा हमारे लिए महिलाएं सर्वोपरि होती हैं और इसीलिए हम महिलाओं से शुरुआत करते हैं। और आज का खास दिन की शुरुआत महिलाओं के साथ। आइए जरा खड़े हो जाइए, आपने हाथ उठाया था। क्या नाम है? मेरा नाम आशा अशवाल है। मैं और हमें यह आशा है कि आप सही जवाब देंगी। सर 5 से 6 पानी की जरूरत पड़ती है। 5 से 6 पानी की जरूरत पड़ती है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, ठीक है, आपकी आवाज मैंने वहां तक पहुंचा है। अब कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन आशा की जा सकती है। आइए जरा खड़े हो जाइए, आपने हाथ उठाया था। मेरा नाम सरोज बाला है, मैं ग्राम लांगा विकास से हूँ और हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 ही पानी लगता है। 2 ही पानी लगता है आपके यहाँ? जी। तो सरोज बाला जी कह रहे हैं 2 ही पानी हमारे यहाँ लगता है। बैठिए, और भी महिलाओं ने हाथ उठाया था, तो जल्दी से खड़े हो जाइए, आपने हाथ उठाया था। नमस्कार, मेरा नाम रजनी नेगी है, ग्राम प्रधान हरियावाला कला, ब्लॉक सहसपुर, उत्तराखंड। हमारे यहाँ पर 6 पानी, मेरे हिसाब से 6 पानी लगता है गेहूं में। तो देखिए, रजनी जी कह रहे हैं 6 पानी लगता है इनके यहाँ। तमाम महिलाओं ने बताया, पुरुषों से पूछ लेते हैं कोई और महिला बताना चाहती है तो जल्दी से खड़े हो जाइए। आइए जरा इधर आ जाइए आप, हम इधर आ जाते हैं। बताइए बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता है, मैं देहरादून से आई हूँ। 1 से 2 पानी लगता है सर। 1 से 2 पानी लगता है। सरिता बहन कह रही हैं, किसान हैं आप? जी। बैठिए। तो सरिता बहन किसान हैं जो बता रही हैं 1 से 2 पानी उनके यहाँ लगता है। पुरुषों से भी पूछ लेते हैं जरा। ये किसान है हमारे, क्या नाम है? नाम होशियार सिंह, गाँव कमलेता हूँ। लग भी रहे आप। और खेत में गेहूं हो गया, पानी तो मिट्टी के ऊपर बात है। जितना मतलब हमारे एरिया में 3 या 4 पानी आऊंगे, इनके में 6 आऊंगे। नू का क्या फायदा, कोई कुछ को हुआ कोई कुछ को हुआ, जितनी माटी पानी पीओगे उसके हिसाब तो पानी देना पड़ेगा। नहीं हल्ला करके क्या फायदा, हल्ला करना ही नहीं। चलिए, किसान हमारे हल्ला करते ही नहीं। आइए जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम बता रहे हैं? सर नमस्कार, मैं आनंद सिंह देहरादून से हूँ, उत्तराखंड से। जो आप कह रहे जो पानी है 4 से 6, यानी कि 6 दिन भी लग सकता है या 18 से 15 दिन।
18 से 15 हाँ। बड़ा आनंद में बताया आपने, आनंद कुमार। चलिए और भी किसान हैं जो बताना चाह रहे हैं। सतपाल गांव कैमला जी 4 या 5 पानी आवा जी, जो बारिश हो उतने नहीं आंदे, सैंडी सोयल में 1 पानी फालतू आवा जी। चलिए बैठिए। तो देखिए सतपाल जी भी बता रहे हैं और भी किसान जो बताना चाह रहे हैं, और हमारे विशेषज्ञों के लिए ये कठिन परिस्थिति होगी कि तय करा जाए कौन। रूपराम शर्मा डुबेत सर, जहाँ रूपराम शर्मा डुबेत जहाँ तो सर पथरीली जमीन है वहाँ तो सर 4-6 पानी में लगता है, हमारे यहाँ तो सर 4-4 पानी में लगता है। 4-4 हाँ जी। ठीक है, हाँ जी आइए आपका भी पूछ लेते हैं, आप भी बहुत उत्साहित हैं। हाँ जी राजेंद्र सिंह, हाँ जी, हाँ हल्दीराम के नाम से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी 5 पानी जी, 5 पानी पक्के 5 पानी लगते हैं जी। अच्छा। ना कम ना बत्ती। हाँ समय पे लगाते रहो, पहला पानी दूसरा पानी उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। आइए जरा आप भी आ जाइए हमारे किसान। हाँ जी सर, सत्येंद्र कुमार सर, 4 पानी 3 से 4 पानी आने चाहिए। 4 पानी में पहला जो पानी है वो 25 से 30 दिन के बीच में आना चाहिए। तो इसी हिसाब से हमारे यहाँ की जो मिट्टी है जी, तो उस हिसाब से 4 पानी 3 या 4 पानी लेती है। चलिए बैठिए। राष्ट्रीय किसान दिवस का अवसर है और हमारे किसान बहुत उत्साहित हैं जवाब देने के लिए भी और बताने के लिए भी उनके पास क्या जानकारी है। लेकिन अब चलते हैं विशेषज्ञों के पास, उनसे जानते हैं कि किसकी जानकारी सही है और किसकी गलत, ये वो तय करेंगे और ये भी घोषणा करेंगे कि कौन किसान कब का हकदार है। साथ ही इस सवाल का सही जवाब भी हमारे दर्शकों और हमारे किसानों को बताएंगे। नमस्कार मेरी तरफ से। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जो साधारण कंडीशन है, अगर बारिश वगैरह नहीं होती है तो हम 6 पानी की अनुशंसा करते हैं। पहला पानी 21 से 25 दिन पे, दूसरा 40 से 45 दिन पे, तीसरा पानी 65 से 70 दिन पे, और फिर 85 से 90 दिन पे, और 105 दिन पे, और लास्ट पानी करीब करीब हम 120 दिन पे लगा देते हैं। तो इस तरह से 6 पानी। अगर हमारे पास पानी की समस्या है या कम पानी है तो पहला पानी जो 21 से 25 दिन पे वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी क्राउन रूट कहते हैं या जिनको चंदेरी जड़ें बोलते हैं वो बनती हैं, और उस टाइम ऊपर जो सरफेस पे या सतह पे नमी की मात्रा नहीं होती। अगर उस टाइम पानी नहीं लगाया तो हमारी वो चंदेरी जड़ें नहीं बढ़ेंगी, और हमारे जो टिल्लर हैं या जिनको किल्ले बोलते हैं या फुटाव बोलते हैं वो नहीं हो पाएगा। वो इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेज है जो पहला पानी है वो 21 से 25 दिन पर लगा दें। बाकी साधारण कंडीशन में हम 6 पानी की अनुशंसा करते हैं। हाँ, ये बहन रजनी जी ने इसका सही उत्तर दिया था। रजनी जी आइए, जोरदार तालियां रजनी जी के लिए बजाइए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और ये किसान कप के हकदार बन गई हैं, इसलिए इन्हें सम्मानित किया जाता है। और जोरदार तालियां बजा दीजिए, कंजूसी मत कीजिए तालियों में। इधर देखिए, बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और किसान कप की हकदार यहां हमारी महिला रजनी बहन बन गई हैं। और भी लोग बन सकते हैं किसान कप के हकदार और वो दे सकते हैं जवाब, इसलिए उनको भी मौका देंगे। जो अभी यहाँ नहीं दे पाए हैं जवाब वो भी कोशिश करें और वो भी दें जवाब। इसलिए एक और सवाल हम आपके सामने रखते हैं बिना देरी किए और आपसे जानते हैं उसका उत्तर कि आपके पास क्या है उसका उत्तर। तो हम आपसे पूछते हैं, पछेती गेहूं में उर्वरक का प्रबंधन कैसे करते हैं? पछेती गेहूं में उर्वरक का प्रबंधन आप लोग कैसे करते हैं वो आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। देखिए यहाँ एक हाथ है जो परमानेंट उठ रहा है, उनसे ही शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन और भी लोग जो बताना चाहें वो हाथ उठा सकते हैं और बता सकते हैं। इसलिए आइए आपसे शुरुआत। हाँ जी, हल्दीराम की तरफ से जो पछेती फसल है इसमें जो पूरी डोज की मतलब जो डोज देनी वो हाँ जी हाँ वो बढ़ानी है, शुरू में बढ़ानी है जुताई में, फिर उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी डोज बढ़ा के 3 डोज देनी है। ठीक है जी। इसमें NPK अगर गेर दे या रामबाण, ये जो है ना डाई में इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा जो दूसरे खाद में है। तो ये थोड़ी थोड़ी डोज करके 3 बार डोज लगानी है, बाद में डोज लगानी ही नहीं। जब किसान क्या गलती करता है, जब गाभण हो ना गब्बे में आ जा, जब लगावे उसका कोई लाभ ही नहीं है। वो अपनू कह सोचे अखबार जल्दी निकल जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, उसका कोई लाभ नहीं है। मेरा तो ये अपना ये कहना है जी। बैठिए, देखिए उनका क्या कहना है उन्होंने बताया, लेकिन अब इनका कहना भी सुन लेते हैं। ये भी हमारे किसान हैं। हाँ जी नाम सर, बताइए जरा। सत्येंद्र कुमार नैन। सर मेरा तो मानना ये है कि पछेती जो वैरायटी होती है वो बहुत कम समय की वैरायटी होती है, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कम समय की वैरायटी में ज़्यादा यूरिया या ज़्यादा खाद देंगे। उसको खाद भी उतना ही कम देना पड़ेगा, उसको ज़्यादा नहीं दिया जाएगा,
क्योंकि अगर हम उसको ज़्यादा देंगे तो उसमें नुकसान पैदा होगा। उसी हिसाब से कम समय की है तो कम ही उसमें हम खाद देंगे। तो मेरा तो मानना यही है कि साहब उसमें हम कम ही खाद देंगे, तभी हमारी अच्छी पैदावार होगी। ठीक है सत्येंद्र जी, बैठिए। तो देखिए ये भी हाथ उठा रहे हैं एक और किसान यहाँ। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह, पंजाब। हाँ रविंदर, बताइए, पंजाब से आए हैं रविंदर। जो लेट सोइंग होती है उसमें नाइट्रोजन 25% कम देना चाहिए। और जैसे उन्होंने बताया अभी पहले जो NPK देने हैं पहली डोज पर, और उसके बाद दूसरी और तीसरी पर नाइट्रोजन इसमें 25% कम देना चाहिए। और जो मेन बुआई होती है उससे पहले ख़त्म करना चाहिए यूरिया, क्योंकि ये दिन कम लेती है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए अलग अलग तरीके से हमारे किसान बता रहे हैं, और भी कोई किसान बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है। और सवाल अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोहरा देता हूं, पछेती गेहूं में उर्वरक का प्रबंधन कैसे आप लोग करते हैं वो आपको बताना है, तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। कोई महिला बताना चाहती है तो बता सकती है। ये मंच आपको बेबाक उत्तर देने की इजाजत देता है। और भी कोई बताना चाहता है तो बता सकता है। आप बताना चाहेंगे? यहाँ से आइए जरा। क्या नाम है आपका? राम शर्मा है, मैं उत्तराखंड से हूँ सर। सर हमारे यहाँ तो ऊपर जो है पहाड़ों पे जो है ठंडा गोबर की खाद ज़्यादा यूज करते हैं, यूरिया वगैरह कम यूज करते हैं। हम तो उसी से पैदावार ज़्यादा करते हैं गोबर की खाद से सर। अच्छा। हमारे यहाँ यूरिया का कम करते हैं इस्तेमाल। बारिश ऊपर के भरोसे है, बारिश हमारे यहाँ कोई सिंचाई का साधन नहीं है, इसलिए हमारी गोबर से बढ़िया होती है। ठीक है शर्मा जी कह रहे हैं हमारी गोबर से अच्छी होती है, उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ती उत्तराखंड में। तो देखिए तमाम लोगों ने अलग अलग जवाब दिए हैं। चलते हैं विशेषज्ञों के पास, उसे जानते हैं कि किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कब का हकदार, और साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर भी हमारे दर्शकों को वो देंगे। सभी को एक बार फिर मेरा नमस्कार। तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, जो हम पछेती किस्म बोते हैं तो किसान भाई ने सही कहा कि उसकी अवधि कम होती है, तो उसमें हम नाइट्रोजन ज़रूर 25% कम डालते हैं। फास्फोरस, पोटास या फिर हमारे जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी मात्रा उतनी ही रखते हैं जितनी हमारी समय पर बिजाई वाली फसलों के लिए करते हैं। तो इसमें जो 25% कम नाइट्रोजन है वो उसका 1/3 हिस्सा बिजाई के टाइम पे, पूरा फास्फोरस यानी जो हम 1 कट्टा DAP का कह लो या करीब 1.5 कट्टा NPK 12-32-16 का कह लो, या जो अलग अलग हम म्यूरेट ऑफ पोटास या सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो हमारे 3 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट के और आधा कट्टा म्यूरेट ऑफ पोटास का और आधा कट्टा यूरिया का बिजाई के समय पर डाल दें। और आधा कट्टा जो 1 कट्टा यूरिया का हम जो पहला पानी देते हैं करीब जो 21 से 25 दिन पे कर लो, या थोड़ी सी पछेती बिजाई में उसको आप थोड़ा सा 28 से 30 दिन तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि जमाव थोड़ा सा धीरे धीरे होता है। और दूसरा पानी जो हम 50 दिन के आसपास लगाते हैं उस पर फिर 1/3 मात्रा जो हमारे नाइट्रोजन की बचती है उसको पूरा कर लें। इससे पछेती नाइट्रोजन की मात्रा नहीं डाल लें। उससे पछेती अगर डालते हैं तो उससे सिर्फ आपका डार्क ग्रीन यानी गहरा हरा रंग तो हो जाएगा फसल का, लेकिन ना तो उसका फुटाव में कोई फ़ायदा मिलेगा और ना ही फसल के जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी। रविंद्र जी का जवाब बिल्कुल सही था इस मामले में। जोरदार तालियां रविंद्र जी के लिए बजा दी जाइए। रविंद्र, आपको दिया जाता है किसान कप, क्योंकि आपने दिया है सही जवाब और इसीलिए आप हैं किसान कप के हकदार। जोरदार तालियां तो बजाइए जरा। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार बन गए हैं हमारे पंजाब से आए हुए किसान। और लोग भी बन सकते हैं और लोगों को भी मौका दिया जाएगा, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
बेमौसम बारिश आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। तो ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और लगातार जो प्रश्न उत्तर का सिलसिला यहां चल रहा है उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और भी कुछ प्रश्न हैं जो आपसे पूछते हैं और आपको बनाते हैं किसान कब का हकदार। तो इसलिए बिना देरी किए रखते हैं सवाल और दीजिएगा आप जवाब और बनिएगा किसान कब का हकदार। तो इसलिए हम आपसे पूछते हैं कि गेहूं की पछेती की किस्में कौन कौन सी हैं, ये आपको बताना है। तो गेहूं पछेती की किस्में कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए, पछेती की किस्में बताइए। और एक सरदार जी यहाँ नजर आ रहे हैं, सिंग इज किंग, इसलिए सबसे पहले आपसे पूछते हैं। हमारे किसान यहाँ हैं और अलग ही नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गुरमेल सिंह है। गुरमेल जी बहुत खुश लग रहे हैं। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, जिला संगरूर जी। तो हमारे देश के किसान खुश हैं इसमें? हाँ जी खुश हैं। तो गेहूँ की पछेती किस्म है, एक तो DBW 173 आती है, तो PBW 771 आती है, तो PBW 257 भी आती है। 3 किस्में हम बोते हैं। 3 किस्में आप बोते हैं जो आपने बताई हैं। संगरूर से आप आए हैं। गुरनेल जी बैठिए। तो देखिए और भी कोई किसान जो बताना चाहता है। देखिए सत्येंद्र जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और ये बता रहे हैं। एक तो वेराइटी है जी 3271, एक 3298। ये दोनों पछेती वेराइटी है सर, ये जनवरी में भी बो जाती है। हाँ जी, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ये कहना चाहेंगे? हाँ जी सर। बड़ा मासूम से लग रहे हैं। और भी कोई किसान बताना चाह रहे हैं? जल्दी से आप बताना चाह रहे हैं। मेरा नाम विकास चौधरी है। हमारे पास 4-5 प्रमुख वैरायटीज़ हैं। PBW 771, DBW 173, JKW 261 और 261 और HD 3298 और एक बड़ी ही पुरानी वैरायटी है HD 2851 जी। 5 वैरायटी। ठीक है बैठिए। तो देखिए और भी कोई किसान बताना चाहते हैं तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए और बताइए गेहूं पछेती की किस्में कौन कौन सी हैं। गेहूं की पछेती की किस्में कौन कौन सी हैं? देखिए हमारे किसानों ने बताई भी हैं यहाँ। अगर कोई कॉपी करना चाहे तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और कॉपी कर सकता है, तो ये मौका मत गवाइए। और देखिए हाथ पीछे से उठ गया है, इसलिए उनसे भी जान लेते हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। क्या नाम है सर? आनंद सिंह है। हाँ आनंद जी बताइए। 173 है सर। चलिए बैठिए। और भी कोई किसान बताना चाहता है तो हाथ उठा सकता है, बता सकता है। देखिए एक और यहाँ ये बताना चाहती हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। मेरा नाम अंजना सोलंकी है। अंजना सोलंकी जी, हाँ बताइए। JKW 261 और DBW 316 और DBW 173, ये लेट वैरायटी है। ठीक है बैठिए। तो देखिए अंजना ने भी बताई हैं जो यहाँ मौजूद हैं इस मंच पर। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है, और अगर नहीं बताना चाहता तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। वो आपको बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है, साथ ही वो ये भी तय करेंगे कि कौन किसान कब का हकदार है। किसान भाइयों, 25 नवंबर के बाद से जो भी किस्म की बिजाई होती है उसको हम पछेती किस्म बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5 दिसंबर तक किसान भाई जो है कई बार नॉर्मल वैराइटीज़ लगा देते हैं और वहाँ 5 दिसंबर के बाद पछेती बिजाई को मानते हो। और 25 दिसंबर के बाद जो आने वाला समय है 1-2 दिन बाद, इसके बाद जो प्रजातियाँ लगाई जाती हैं उनको हम सुपर लेट बोलते हैं, वेरी लेट सोन वैराइटीज़, अति पछेती वैराइटीज़ बोलते हैं। तो अति पछेती वैराइटीज़ मतलब जो 25 दिसंबर के बाद भी जनवरी तक लोग बिजाई करते हैं। तो सभी जोन्स के लिए है, वो 1-2 बता देता हूँ आपको। HD 3271 है, HI 1621 है, इंदौर की वैरायटी निकाली हुई है। और दिल्ली की एक वैरायटी है वो है WR 544। ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है,
तो ये कई बार लोग जनवरी तक भी इनकी बिजाई कर लेते हैं। जहाँ गन्ना बहुत लेट से कटता है या आलू निकला काफ़ी देर से या मटर लगा दी, मटर हार्वेस्ट नहीं हो पाई, तो वहाँ आती पछेती वाली बिजाई कुछ वेराइटीज़ लगाते हैं। बाकी हमारे किसान भाई विकास जी ने काफ़ी करीबी बताया, इन्होंने जो जो वेराइटी बताई DBW 173 है या PBW की 771 है, 752 है, इन्होंने काफ़ी सारी वेराइटीज़ बताई। और JKW 261 एक नई वेराइटी आपके बीच आने वाली है जो पछेती के लिए काफ़ी बढ़िया वेराइटी है और कुछ एरियाज़ में शायद किसान भाइयों को भी थोड़ी बहुत बीज मिलेगा। आइए विकास जी, जोरदार तालियां विकास जी के लिए बजाइए। विकास जी को दिया जाता है किसान कप क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और ये किसान हैं हमारे, इनको किसान कप देने के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए जरा। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार बन गए हैं हमारे विकास किसान। और भी बन सकते हैं अगर वो चाहें तो, इसलिए बिना देरी किए और रखते हैं सवाल जिनका जवाब आप देकर बन सकते हैं किसान कप के हकदार। इसलिए एक और सवाल हम आपके सामने रखते हैं और ये सवाल भी गेहूं से जुड़ा हुआ है, गेहूं की फसल से जुड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन का गेहूं पर क्या प्रभाव पड़ता है? जलवायु परिवर्तन का गेहूं पर क्या प्रभाव पड़ता है, जरा बताइए, हाथ उठाइए और बताइए कि जलवायु परिवर्तन का गेहूं पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। हाथ यहां से उठा है तो शुरुआत यहां से भी करते हैं। नाम मेरा सुरेश कुमार पानीपत से है। गेहूं का जलवायु पर काफ़ी असर पड़ता है। जैसे मार्च के महीने में अगेती गर्मी पड़ने से गेहूं का दाना बारीक हो जाता है और उत्पादन में काफ़ी कमी आती है। ठीक है, काफी फर्क पड़ता है और वो फर्क आपने गिना है। हाथ आपका भी उठा था लेकिन छोटा सा उठा था, लेकिन फिर भी आपको उठाएंगे। मनदीप बराज से, करनाल जिले से। हाँ जी, जलवायु का जो इसके ऊपर गेहूं के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है जी। यदि मौसम बाद में लास्ट में गर्म हो जाता है तो उससे दाना गेहूं का बारीक पड़ जाएगा और यील्ड काफ़ी घट जाएगी उससे। हाँ जी, इससे उत्पादन पर बहुत असर पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए, कोशिश की है हमारे सरदार जी जो किसान हैं यहाँ, उन्होंने भी बताने की, और भी हाथ उठा था पीछे से, तो उनसे भी जान लेते हैं। जरा खड़े हो जाइए। सुदेश कुमार, गांव बराज से। सुदेश जी बताइए। जब हम गेहूं बोते हैं ना सर, अगर उस टाइम गर्मी हो जाए तो उसमें भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और जब कटाई में या मार्च में अगर गर्मी हो पड़ जाए तो भी उत्पादन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। उत्पादन पर प्रभाव जरूर पड़ता है, ये कहना चाह रहे हैं आप। जरा बैठिए। और भी देखिए, इन्होंने भी हाथ उठाया था, जरा खड़े हो जाइए। मेरा नाम गुरपेश सिंह। गेहूं पे बहुत असर पड़ता है मौसम का। ये तो हमें भी पता है। हाँ, बहुत का अंतर बताइए। हाँ जी, इसमें अगर वर्षा होने लग जाए तो उसमें ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है। अगर गर्मी हो जाए तो उसमें पैदावार घट सकती है, क्यों दाना भी पतला पड़ जाता है। तो कई कारण है, मौसम से उत्पादन अगर परिवर्तन होगा तो घटेगा उत्पादन। तो घटना ही है अगर परिवर्तन होगा। हाँ जी, ये आप कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। बैठिए। और भी कोई किसान जो बताना चाहता है, देखिए यहाँ से ये किसान बताना चाह रहे हैं, हालांकि सोचकर इन्होंने समझा है, सुना है लोगों को, फिर उसके बाद जवाब देना चाहें। तो सर, ये जलवायु परिवर्तन का असर ये है कि गेहूं में निसारा जल्दी आएगा, गेहूं का निसारा आगे पीछे होगा, पैदावार पे एकदम प्रतिकूल असर पड़ेगा और तूड़े पे भी असर पड़ेगा। मतलब सारा ही कुछ असर ही असर है, जो स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा वो आगे पीछे हो जाएगी बैली भी। ठीक है, तो देखिए लगातार हमारे और भी कोई किसान बताना चाह रहा है। देखिए ये बताना चाह रहे हैं यहाँ से। मैं तो यही कहूँगा सर कि अलग अलग जो है ना स्टेट का अलग अलग असर है सर। और कहीं मतलब है जो है ना, जैसे मान लिया पंजाब है, उत्तराखंड है, बुंदेलखंड है, उसका परिवर्तन जलवायु का अलग अलग जो है ना और वेराइटी पर अलग अलग असर पड़ता है जी। हमारे क्षेत्र का तो जी यूपी में है जी। यूपी में जो है ना जलवायु का असर जो है ना कोई ज़्यादा नहीं है, कम है बहुत मेंटेनेंस, और पेचमान भी अच्छा रहता है और उत्पादन भी अच्छा होता है हमारे यहाँ। बैठिए। ठीक है, तो देखिए लगातार हमारे और भी कोई किसान बताना चाह रहा है। देखिए ये बताना चाह रहे हैं यहाँ से। हाँ, मेरा नाम विकास चौधरी है। जलवायु परिवर्तन के दोनों ही तरह के फ़ायदे हैं। कई बार हमें नुकसान भी होता है, कई बार फ़ायदा भी होता है। नुकसान की बात करें तो जब हम अक्टूबर में सोइंग करते हैं, 25 अक्टूबर के बाद तो कई बार गर्मी पड़ जाती है तो फ्लैग लीफ आ जाता है। अगर बात करें फ्लावरिंग स्टेज पे, अगर ठंडक ज़्यादा पड़ गई तो हमारी ईल्ड भी बढ़ती है। और दोनों ही तरह के फ़ायदे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है फरवरी में ज़्यादा वर्षा आ गई तो हमारी फसल ख़राब भी होती है। तो दोनों ही तरह के फ़ायदे और नुकसान हैं, वो हमें देखना भी किस साल कौन सा साल हमारे लिए अच्छा है और कौन सा साल अच्छा नहीं है। थैंक यू। ठीक है, बैठिए। तो चलते हैं विशेषज्ञों के पास और विशेषज्ञों से जानते हैं कि क्या है इसका सही जवाब और कौन है किसान कप का हकदार। जरा बताइए आप। किसान भाइयों, आपका स्वागत है। घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो एक ही बात पे ज़्यादातर किसानों का जवाब था, वो था खास करके टर्मिनल हीट, जिसको अंतस्थ ताप कहते हैं, जो आखिर में आता है और ख़ास करके फरवरी का आखिरी पखवाड़ा होता है या फिर मार्च का महीना होता है, उस समय तापमान कई बार बढ़ता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन सिर्फ तापमान ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं।
जो शामिल है उसमें बारिश भी है, जैसा कि विकास जी ने कहा, तापमान भी है, आर्द्रता भी है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। चूँकि सबसे पहला जवाब सुरेश जी ने दिया था, तो मुझे लगता है कि शुरुआत में तो ये इसके हकदार तो यही हैं, लेकिन मैं इस जवाब को पूरा इस तरह से करता हूँ कि अगर हम अगेती बिजाई करते हैं और तापमान रहता है ज़्यादा, तो कई बार हमारा अंकुरन भी प्रभावित होता है और कई बार टिलरिंग भी हमारी प्रभावित हो जाती है और पौधा जो है बहुत जल्दी बढ़वार ले लेता है कई बार। और उसकी वजह से इस बार भी बहुत सारी शिकायत आ रही थी जब अक्टूबर और नवंबर का महीना थोड़ा गर्म रहा आम वर्षों की तुलना में, तो उस समय बार बार शिकायत आ रही थी कि हमारी गेहूं जो है निसर नहीं रही है और ये अचानक बढ़ती जा रही है। तो इस तरह की शिकायतें बहुत जगह से आई थी। लेकिन हम लोग ये मान करके चलते हैं अमूमन कि अगर रात का तापमान कम है और दिन का तापमान थोड़ा ज़्यादा है और ये स्पेल जो अवधि है 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं है, तो गेहूं पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, वो रात के तापमान से पूरा हो जाता है। अब आजकल जैसे आज से थोड़ा सा बादल भी हुआ है और धुंध भी थोड़ी बहुत 2-3 दिन पहले भी थी, इसका भी बार बार लोग जिक्र करते हैं, कहते हैं कि जिस साल धुंध पड़ेगी उस साल गेहूं बहुत अच्छी होगी। लेकिन आपको बता दूं ये एक अलग सोच थी, लेकिन कहा जाता है कि अगर आपका दिन में खूब अच्छी धूप निकले और रात का तापमान बहुत ठंडा हो तो गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती है। और ये तापमान मैक्सिको की घाटी जो हमारा सीमिट संस्था है उससे बहुत हद तक मिलता है। और पिछले वर्षों में हमारा तजुर्बा भी यही रहा है कि जिन वर्षों में धुंध कम पड़ी, रात्रि का तापमान बहुत कम रहा, उस वर्ष गेहूं का पैदावार बहुत अच्छा आया। तो किसान कप के हकदार हमारे सुरेश जी हैं। आइए किसान जी। आइए सुदेश जी, जोरदार तालियां सुदेश जी के लिए बजा दीजिए जरा, क्योंकि हमारे विशेषज्ञों ने यह तय किया है कि सुदेश जी ने सही जवाब दिया है, इसलिए इन्हें किसान कप का हकदार बनाया जाता है। और तालियां बजाने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए आप। बहुत शुक्रिया, सही जवाब दिया सुदेश जी ने और इसलिए किसान कप के हकदार बन गए हमारे सुदेश किसान। और लोग भी बन सकते हैं किसान कप के हकदार, तो इसलिए बिना देरी किए सुनिए सवाल और दीजिए जवाब और बनिए किसान कप के हकदार। इसलिए हम आपसे पूछते हैं, गेहूं के पीला रतुआ से आप क्या समझते हैं? गेहूं के पीला रतुआ से आप क्या समझते हैं? तो इसलिए यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है अगर आप जवाब देना चाहें। और देखिए हाथ पीछे से उठ चुका है, हम इसलिए पीछे से ही महिला से शुरुआत करते हैं। महिला किसान बहनें हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या है इस सवाल का जवाब, और अगर सही जवाब वो दे पाती हैं तो यहां किसान कप से उन्हें नवाजा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है, मैं उत्तराखंड से हूँ। और पीला रतुआ जो है, अगर गेहूं के खेत में गेहूं के पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं और अगर हम गेहूं के खेत में जाते हैं और उसमें पीला पाउडर झड़ता है, तो ये पीला रतुआ एक बीमारी है। तो इसकी जो दवाइयाँ हैं वो मुझे अभी याद नहीं आ रही। कल मैंने ट्रेनिंग भी ली थी सर से, तो उन्होंने मुझे बताया था, विशेषज्ञ बताया था सर ने, लेकिन मुझे अभी वो दवाई याद नहीं आ रही है। हाँ जी, तो पीला पाउडर सा उनके पत्तियों में झड़ता है और जब हम खेत में चलते हैं तो हमारे कपड़ों में भी लग सकता है। तो ये एक पहचान है। ठीक है, बैठिए। पीला रतुए की पहचान यहाँ नीलम बता रही है, हमारी किसान है। और भी कोई बताना चाहती है? आप बताना चाहते हैं, मुझे लग रहा है, जल्दी से खड़े हो जाइए। सर पीला रतुआ जो वो है, जो पीला पाउडर झड़ता है जो जब उससे पत्तियों से, तो उसे वही पीला रतुआ बीमारी कहते हैं। तो देखिए और भी यहाँ पुरुष बताना चाह रहे हैं। देखिए पुरुष किसान हमारे यहाँ इधर आइए। सर आनंद सिंह। हाँ जी आनंद। देहरादून से हूँ, विकास नगर से। नाइट्रोजन के तत्व कारण होता है सर ये, जिसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, तब इसके कारण जो गेहूँ का जो पीलापन इसलिए कर पड़ता है। अच्छा, पीला रतुआ इसलिए होता है कि नाइट्रोजन की कमी रहती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। तो देखिए और भी यहाँ लोग हैं जो बताना चाह रहे हैं, खड़े हो जाइए। नाम बताइए। पाल है जी मेरा नाम। प्राय ये रोग फंगस रोग है, ये ज़्यादा नमी वाले क्षेत्र में आता है। पॉपुलर का एरिया या वैसे तापमान बदल जाता है जनवरी के लास्ट से में और उसके बाद जी। ये शुरू में जो रोग फंगस का आता है गोल चक्रे में आता है, जैसे सफ़ेद कपड़े का अंदर को घुसेगा तो उस पे सारे पे दाग लग जाएंगे, और इस पे प्रोपिकोनाजोल दवाई काम करेगी जी। चलिए और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से। तो देखिए तमाम लोगों ने, तमाम किसान बहनों भाइयों ने जवाब दिए हैं, लेकिन किसने सही दिया है ये हम विशेषज्ञों पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ही तय करेंगे और इसका सही उत्तर भी वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। नमस्कार, जैसे सतपाल जी ने बताया था, इनका जवाब काफ़ी हद तक ठीक है और ये कप के हकदार। दूसरा जो महिला थी सबसे पहले बताया, उन्होंने भी काफ़ी हद तक सही बताया था, दवाई नहीं बता पाई, लेकिन उन्होंने बीमारी के लक्षण सही बताए थे। तो ये दोनों कप के हकदार हैं।
ये परंपरा भी हम तोड़ते हैं और हम ये तय करते हैं कि दोनों को दिया जाता है किसान प्रश्न मंच पर किसान कप। आइए नीलम जी और सतपाल जी दोनों आ जाइए, जोरदार तालियां के लिए बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए जरा। शुक्रिया। आइए सतपाल जी, आपको भी दिया जाता है किसान कप क्योंकि आपने भी सही जवाब दिया है। जोरदार तालियां। चलिए, तो बहुत शुक्रिया, सही जवाब इन्होंने दिया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ, आपसे जल्दी से कहिए। जैसा कि ये जो पीला रतवा एक प्रमुख बीमारी है गेहूं की, है कई बार किसान भाई इसको जो पीलापन आता है गेहूं में उससे कंफ्यूज करते हैं। पीलापन के कई कारण आते हैं, जैसे नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाती है तो नीचे के जो पत्ते हैं वो पीले रह जाते हैं। कई बार पानी ज़्यादा आ जाता है तो उसमें पीलापन आ जाता है। तो जब पीला रत्व आता है तो उसमें अगर हम हाथ लगाएंगे तो हल्दी का जैसे पीला पाउडर हमारे हाथ पे लग जाएगा या कपड़ों पे लग जाता है, वो उसके लक्षण की ये पहचान है कि उसमें पीला रत्वा आ गया उस फसल में। और ये उसकी जो बीमारी शुरुआत है थोड़ा पैच में आती है, तो जब पैच में आती है तभी इसका निदान करना चाहिए। और इसके नियंत्रण के लिए जो प्रोपिकेनाजोल है या टेबुकोनाजोल है 0.1% का जो घोल है उसका हम स्प्रे करते हैं। इसकी जो मात्रा है लगभग 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में अगर मिलाकर हम स्प्रे कर दें तो इसका हम प्रभावी नियंत्रण हम कर सकते हैं। तो विशेषज्ञ लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं इस मंच पर और लगातार समझा रहे हैं कि आप कैसे खेती किसानी अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। हम लगातार ये चर्चा जारी रखेंगे, सवाल जवाब की यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। मसालों के अंदर में कितनी तेजी, अपने उत्पादों को व्यापार के लिए योग्य बनाना है, किसमें निवेश करना फायदे का सौदा हो सकता है, किसान को कितनी मात्रा में कब और किस अवस्था पे इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, ग्राफ कहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी मसालों के अंदर एक अच्छी तेजी आने के बाद एक गिरावट भी आई है। क्या लगता है आपको जीरा एक बार फिर से 30,000 रुपए का स्तर पार करेगा? सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान डॉक्टर BS तोमर और अजय केडिया के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक और सेशन लेकर मैं हाजिर हूं और यह सेशन है योजना का। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जुड़े हुए सवाल हम इस मंच पर पूछते हैं और एक ऐसी ही योजना जो लगातार आप लोगों के बीच पहुंच रही होगी और वो योजना है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। क्या प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना आप तक पहुंच रही है? तो उससे जुड़ा हुआ सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे और सबसे पहला सवाल यही है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना आखिर क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना क्या है, ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना क्या है। और शुरुआत पीछे से इस बार हम करते हैं, महिलाओं से करते हैं, पुरुषों से करते हैं। आप बताना चाह रहे हैं, कौन बताना चाह रहा था? पाजी बताना चाह रहे हैं। चलिए शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या नाम है आपका? गुरचरण सिंह, गांव ब्रास है, डिस्ट्रिक्ट करनाल है जी। ये 2000 रुपया हमारे को मिलता है जी एक बार में, और 3 बार मिलता है। 6000 रुपया कुल साल का मिलता है। प्रधानमंत्री योजना तो इस योजना का लाभ आपको मिल रहा है? सबको मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है जिनके नाम जमीन है जी। बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है? महिला बताना चाहती है। देखिए एक महिला यहाँ से बताना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं। मेरा नाम सीमा छेत्री है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। सर ये जो किसान निधि है सर, ये उसमें साल में 3 बार मिलती है सर, और ये 2019 से शुरू हुई सर। अच्छा, 2019 से इसकी शुरुआत हुई? हाँ जी सर। तो आपको मिलती है? हाँ जी। चलिए, कोई फायदा होता है उससे? हाँ जी। क्या फायदा हुआ? फायदा होता है सर, जैसे हमें पैसा मिलता है वो, जैसे हमें कभी जरूरत पड़ती है अपने खाद के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो हम उसका प्रयोग करते हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए हमारे किसानों को लाभ हो रहा है। और भी कौन बताना चाहता है? देखिए यहाँ इनसे पूछते हैं। आइए जरा आप बताइए। सर मेरा नाम आशा अशवाल है। जी आशा जी बताइए। सर ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक निधि योजना है कि जिसमें प्रतिवर्ष किसानों को 6000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, जिससे किसान अपने खाद वगैरह का लिए यूज कर सकते हैं। वैसे चलिए ठीक है। और भी कोई किसान इधर से बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है, समझा सकता है। खड़े हो जाइए जरा आप। सुदेश कुमार, गांव ब्रास से सर। ये प्रधानमंत्री द्वारा जो हमारे किसानों की आय बढ़ाने की जो योजना चलाई थी, उसमें से एक योजना है। हर साल इसमें 6000 रुपये दिए जाते हैं जो किसानों के सम्मान के लिए। ठीक है, किसानों के सम्मान के लिए 6000 रुपये दिए जाते हैं। चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, बिना देरी किए विशेषज्ञों के पास हम चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दे दिया है जवाब और विशेषज्ञ ये तय करेंगे कि किसका जवाब बिल्कुल सही है और सटीक है। साथ ही वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएंगे। गुरचरण सिंह जी का जवाब सही है, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी और बाकी सब लोगों ने भी अमूमन वही बात कही है। सन 2018 में ये शुरू हुई थी 1 दिसंबर को, और अब तक 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं इस योजना के तहत। प्रतिवर्ष हम 6000 रुपये का अनुदान राशि एक देते हैं। 4-4 महीने पे एक किस्त जाती है किसानों को। चूँकि हम भारतवर्ष में रहते हैं जहाँ पे 86% किसान अभी भी मध्यम और सीमांत किसान है, जिसकी जोत का आकार बहुत छोटा है, तो इसको ध्यान में रख के ये योजना चलाई गई थी कि अगर उसको 2000 की भी किस्त दी जाती है हर तिमाही में, तो उसके फसल से संबंधित चाहे बीज का खर्चा हो, चाहे कोई दवाई का खर्चा हो, चाहे उर्वरक का खर्चा हो, कुछ हद तक उसको इसका लाभ मिल जाएगा। पहले इसमें सिर्फ छोटे किसानों को रखा गया था, फिर उसके बाद बातचीत आने लगी। बहुत सारे किसान ऐसे थे जो ठेके पे भी खेती करते हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके ये कि योजना सारे किसानों को दी जाने लगी है और अब हमारे 14 करोड़ किसान परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के किसानों के हित में बहुत अच्छी योजना है ये। गुरचरण सिंह जी आइए प्लीज़। आइए गुरचरण जी, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। सबसे पहले और सही जवाब इन्होंने दिया, इसलिए किसान कप के हकदार बन गए हैं हमारे गुरचरण सिंह जी। इधर आ जाइए जरा, जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। तो वो सेशन अब यहां खत्म हो चुका है जो हम आपसे सवाल पूछ रहे थे, और अब सेशन शुरू होता है। कुछ जवाब आप विशेषज्ञों से भी ले सकते हैं, सवाल अब आप कर सकते हैं, तो ये मौका आपको दिया जाता है। किसी के पास अगर है कोई सवाल तो वो खड़ा हो सकता है। हम आपका सवाल विशेषज्ञों के सामने रखेंगे, जिसका जवाब अब हमारे विशेषज्ञ आपको देंगे। तो जल्दी से खड़े हो जाइए और पूछिए सवाल जिसका जवाब हमारे विशेषज्ञ द्वारा आपको दिया जाएगा। तो किसी के मन में कोई सवाल है तो देखिए यहीं से शुरुआत करते हैं, इनका सवाल यहां तक पहुंचाते हैं। नाम बताइए जरा। हाँ जी, राजेंद्र सिंह हल्दीराम। जो गेहूँ अब बूरे और कोर आली और जिनमें सरसों जम गई पुरानी, क्या हम उस पर स्प्रे करने से गेहूँ पे कोई नुकसान तो नहीं होगा? 240 का ये जानना चाह रहे हैं हम। देखिए कई बार क्या है कि जब गेहूँ बोते हैं सरसों जम जाती है। सरसों अगर जम गई है तो कोई चौड़े पत्ते में आते हैं, इसको नियंत्रण करने के लिए जैसे 240 है, 240 डाल सकते हो आप।
मेटसल्फ्यूरोन है, मेटसल्फ्यूरोन कई नाम से उपलब्ध है, सेल ग्रिप है, हिल ग्रिप है, तो ये भी डाल सकते हो, मेटसल्फ्यूरोन है। कार्फेंट्राजोन है, कार्फेंट्राजोन भी डाल सकते हो। 2,4-D अगर गेहूं में डालोगे उसका कोई नुकसान नहीं होगा, कि बेशर्त है कि आप 35 से 40 दिन के आसपास डालो। अगर बहुत अगेते डालोगे तब समस्या आ जाती है, अगर देर से डालोगे तब उसमें माल फॉर्मेशन आ जाती है कई बार। तो अगर 2,4-D डालोगे कोई समस्या नहीं आएगी गेहूं में आपकी। आपका जवाब आपको मिल गया होगा, लेकिन अगर किसी और के मन में कोई सवाल है, कोई महिला किसान पूछना चाहती है कोई सवाल हमारे विशेषज्ञों से, तो विशेषज्ञ इस वक्त मंच पे मौजूद हैं, पूछ सकते हैं आप कोई सवाल। जिसके मन में भी जो सवाल हो वो पूछ सकता है। किसी किसान के मन में कोई सवाल आपके मन में है, मुझे लगता है, आइए जरा। मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि गेहूं की उत्पत्ति कौन से देश में हुई थी, कहाँ हुई थी सबसे पहले? बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, कौतूहल भरा सवाल है। सेंट्रल एशिया में नील नदी के किनारे वहाँ गेहूँ सबसे पहले पाया गया, और उसके बाद ये बाकी दुनिया में वहाँ से प्रसारित हुआ। और गेहूँ की सबसे बड़ी खासियत क्या है बाकी कई फसलों के मुकाबले, कि गेहूँ अपने आप को अडेप्ट करता है बहुत अच्छे से। कई बार थोड़ी बहुत गर्मी भी सह लेता है, और बर्फ़ में भी गेहूँ होता है। आप में से जानकर के कई लोगों को बहुत आश्चर्य होगा, जब मैंने भी पहली बार देखा गेहूं को बर्फ़ में होते हुए, तो वहाँ क्या होता है कि शुरुआती दिनों में सितंबर में वो थोड़ी सी गेहूं घास जैसी उग जाती है, फिर बर्फ़ में दबी रहती है वो, और जैसे ही फिर बर्फ़ पिघलती है उसके बाद वो घास अचानक से फिर उसमें से डंडे निकलने शुरू होते हैं और वो बिल्कुल गेहूँ जैसी दिखनी शुरू हो जाती है। तो बाद में आप जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये गेहूँ हमारे से कुछ फ़र्क है या नहीं है। उसको विंटर व्हीट कहते हैं। तो बर्फ़ में भी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा अडेप्ट करती है गेहूँ। तो इसका उत्पत्ति जो है वो नील नदी के किनारे सेंट्रल एशिया से हुई थी। ठीक है, जाहिर है किसान को हमारे जवाब मिल गया होगा। और अब हम चलते हैं और हम जो हमारे विशेषज्ञ इस मंच पर मौजूद हैं उनसे कहेंगे कि अपना अब अंतिम संदेश हमारे किसानों को क्या देना चाहेंगे इस मंच पर, जल्दी से दे दीजिए। जैसे कि अभी ज़्यादातर किसानों ने गेहूं की बिजाई कर ली है, तो उसमें एक तो पोषक तत्व प्रबंधन है वो समय से कर लें, और दूसरा जो देर से बिजाई जहाँ भी गेहूँ की करनी है वो किसान भाई अपना जितना जल्दी है दो देर से बिजाई वाली जो किस्में हैं उनका चुनाव करें, और जितना जल्दी हो सके गेहूं की बिजाई जहाँ देर से वाले क्षेत्र हैं, जैसे गन्ना काटने के बाद है या आलू के बाद है, मटर के बाद है, वो बिजाई कर लें। और दूसरा है कि एक जो समस्या आ रही है जो गेहूं में है वो गुल्ली डंडा की है, तो उसका भी प्रभावी नियंत्रण किसान भाई ज़रूर कर लें, क्योंकि ये भी एक मुख्य समस्या है जहाँ खासकर रेजिस्टेंस आ रहा है। तो उन क्षेत्रों में जो शाकनाशी जिनको सिफारिश की हैं उनका किसान भाई प्रयोग करें और प्रभावी नियंत्रण कर लें। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि कई बार किसान भाई अड़ोस पड़ोस किसानों को देख करके कुछ अनावश्यक रूप से दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो न करें, और जितने रिकमेंड किया जाता है वैज्ञानिकों से परामर्श करें, उसी हिसाब से उसमें कोई भी दवाई का छिड़काव करें, अन्यथा वो वेस्ट होगा और आपका लागत बढ़ेगी। आप सभी किसान भाई खूब जमकर गेहूं की खेती करें, इतना गेहूं उगाएं कि देश का अन्न भंडार भरा रहे, और खूब गेहूं उगाएं और खूब गेहूं खाएं। मेरा आप सब किसान भाइयों से यही एक अनुरोध है कि अपनी जो गेहूं की फसल है इसमें हम उर्वरक तो डाल ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम देसी खादों का भी हर साल 1 से 2 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से तो ज़रूर डालें, क्योंकि देसी खाद है ना, न केवल हमारे जो उर्वरक डालते हैं उसकी उपयोगी क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि हमारे पानी की मात्रा को भी बचाएगा, और हमारे ज़मीन में जो लाभदायक जीवाणु हैं उनकी मात्रा को भी बढ़ाएगा, और हमारी जो ज़मीनें हैं वो अगली पीढ़ी को हम सुरक्षित दे पाएंगे। धन्यवाद। तो देखिए, तमाम विशेषज्ञों ने हमारे आपको बताया कि कैसे आप खेती करिए, और ये संदेश भी आपको दिया कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, और लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे देश की शान है आप, हमारे देश के किसान हैं आप, और इसीलिए तमाम सवाल हमने इस मंच पर आपसे पूछे जिसका जवाब बखूबी आपने दिया, और किसान कप के हकदार आप बने हैं। तो हमारे साथ इस मंच पर विशेषज्ञ जुड़े, उनका बहुत जोरदार तालियों से शुक्रिया अदा करते हैं। तो इतने सारे किसान, बुजुर्ग किसान, युवा किसान और महिला किसान हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों से। तो फिर किसी नई जगह नई जानकारी के साथ नए मंच पर होंगे हाजिर। तब तक के लिए किसान प्रश्न मंच की तमाम टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
फौजी की एक ही सोच, एक ही धर्म, एक ही कर्म। आपका देश, हमारा देश, अपना देश, ये भारत देश। फौजी है, फौजी है। फौजी 2 सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, रात 11 बजे पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। हर पल यहाँ जोखिम जोखिम, हर मोड़ पे धोखे ही धोखे, इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे। हर पल यहाँ जोखिम जोखिम, हर मोड़ पे धोखे ही धोखे, इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे। मेरा नाम है अमित दुबे और मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। साइबर स्पेस है, दिखता नहीं फेस, सब खुलेआम ही बदलते हैं बेस। यहाँ कभी आओगे तो बच के ही रहना, चोर अगर भागा तो फिर होगा नहीं ट्रेस। स्कैमर हर एक कोने पे बैठे हैं, हैकर तुमको ही देखते रहते हैं। फ्रॉड भी बहुत है, कोई जानता ना कौन है, बैंकों में पैसा एक कॉल में गॉन है। नियम ही कुछ और है, ये ऑनलाइन वॉर है, साइबर क्राइम अनकवर्ड ये नया दौर है। हर पल यहाँ जोखिम जोखिम, हर मोड़ पे धोखे ही धोखे, इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया, बच के रहना, हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या आपको भी है नौकरी की तलाश? कैसे लोग हो रहे हैं साइबर क्राइम के शिकार? वाइल्ड लाइफ की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है खास? किस फिल्म ने किया बॉक्स ऑफिस पर धमाल? अपनी हेल्थ और फिटनेस को मत कीजिए नजरअंदाज। जानने के लिए इन सभी सवालों के जवाब जुड़िए डीडी मॉर्निंग शो के साथ। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान।
हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। पृथ्वी, हैरत अंगेज किस्मों के जीवों का आवास, लाखों तरह की वनस्पतियां, कीट और पक्षियों का घर। हो रहा जलवायु परिवर्तन हम सभी के लिए चुनौती बन गया है। ऐसे में भारत ने जन आंदोलन से प्रकृति की तरफ एक कदम उठाया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पेड़ मां के नाम प्लांट फॉर मदर कैंपेन की शुरुआत पूरे देश में की गई है। धरती करे पुकार देखिए हर शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। Hindustan has to be divided not into just two parts, but into many, many parts. हमें अपना अलग मुल्क चाहिए। You cannot threaten us. भोपाल इंडिया में जुड़ना मीठा था। नवानगर में तो आजादी के जश्न की तैयारियां बड़े ही जोर शोर से मनाई जा रही हैं नवाब साहब। जोधपुर प्रजा घनी उम्मीदें रखे आपसे। उनके सुख दुख की जिम्मेदारी अब तुम्हारे माथों है। जुड़ना तो होगा आपको। आजादी के पहले एक्सेशन कर लो, इज्जत बच जाएगी। 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। तो बोलो जूनागढ़ के लोगों का क्या मत है? तमें शू करवा मांगो सरदार द गेम चेंजर सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल पर। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है? तिलका मांझी तो बख्शी जगबंधु का नाम सुना है? बख्शी जगबंधु तो हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।